हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम इंटायर ज्योग्राफी को रिवाइज करेंगे और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टडी करना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं, सबके पास बहुत सारे नोट्स हैं। ठीक है, तो सिलेबस इतना वास्ट होने की वजह से वी आर लैगिंग इन द रिविज़न। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती और जो मोटिव है मेन, हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टडी करेंगे और इस जो भी पढ़ा है उसके साथ एनसीईआरटी को रीड करेंगे 6th to 12th। ठीक है, सो हम इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे क्या, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो स्पेस ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले यूनिवर्स क्या है, बिग बैंग थ्योरी, एविडेंस में बिग बैंग थ्योरी के हम हबल्स लॉ पढ़ेंगे, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, डॉपलर इफेक्ट, बिग बैंग थ्योरी में क्या इश्यूज थे, और स्टेडी स्टेट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इज एवरीथिंग, ये सब कुछ है, जैसे स्पेस, ऑल मैटर, एनर्जी, टाइम भी इसके अंदर आता है, प्लैनेट्स, यानी कि हम सब क्या है, यूनिवर्स के अंदर ही तो आते हैं। तो यूनिवर्स क्या है कि इट इंक्लूड्स ऑल स्पेस एंड ऑल द मैटर एंड एनर्जी दैट स्पेस कंटेन। ठीक है, तो यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को डिफाइन करने के दो थ्योरीज आई। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स दो थ्योरीज से एक्सप्लेन हुआ। बहुत सारी थ्योरीज आई जो, लेकिन मोस्ट वैलिड थी वो कौन सी थी, बिग बैंग थ्योरी एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्यों बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब यूनिवर्स फॉर्म नहीं हुआ था, मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। ठीक है, टाइनी डेंस बॉल, और ये बात है 13.7 to 13.8 बिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो टाइनी बॉल थी वो एक्सप्लोड हुई, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन की को ही बिग बैंग बोला जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट एक्सप्लोजन एनर्जी जनरेट इनटू मैटर, तो एनर्जी का जनरेशन हुआ मैटर में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि एनर्जी का एक्सप्लोजन के बाद ही ऐसा नहीं है कि तुरंत मैटर बन गया। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, कूलिंग हुई, जब इतना टेम्परेचर हो गया 4500 केल्विन, तो फॉर्मेशन ऑफ मैटर स्टार्ट्स। ठीक है, आफ्टर दैट यूनिवर्स बना। ठीक है, जो प्लैनेट्स, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि यूनिवर्स होता क्या है। ठीक है, टाइम, एनर्जी, स्पेस, जितना भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग अस, सब कुछ उसके बाद बना। अब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे पहले क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, टाइनी बॉल का एक्सप्लोजन हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, रेडिएशन हुआ। अब इसको रेडिएशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें रेडिएशन डोमिनेंट था, रेडिएशन का, जब कोई मैटर बना ही नहीं था, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, चारों तरफ सिर्फ रेडिएशन, डस्ट, ये सब था। उसके बाद जब टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, ठीक है, तो मैटर एरा आई, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ मैटर स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैटर एरा उसको क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि उसमें डोमिनेंस ऑफ मैटर था। तो बिग बैंग थ्योरी को फर्दर समझने के लिए हम चलते हैं बेसिक्स की तरफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आफ्टर जब उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तब एक एटम की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ जो टाइनी डेंस बॉल थी उसका। आफ्टर दैट एक्सप्लोजन रेडिएशन हुआ। तो रेडिएशन में क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग हॉट गैसेस, उस टाइम क्या हुआ था, हॉट गैसेस थी, ठीक है, कोई एटम नहीं बना था उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, अदर पार्टिकल्स दे स्टार्ट फॉर्म, ठीक है, अभी भी एटम नहीं बना है, ये अलग अलग पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स अलग है, क्वार्क अलग है, अदर, ठीक है। तो आफ्टर दैट कूलिंग स्टार्ट हुई। कूलिंग स्टार्ट होने के बाद जो क्वार्क है दे आर बाइंडिंग टुगेदर, वो स्टार्ट हुआ बाइंड होना। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्टार्ट। अब यहाँ क्वार्क समझ लेते हैं, जैसे एटम का जो बेसिक यूनिट है, प्रिंसिपल जो यूनिट है ना एटम का, वो होता है क्वार्क। जब वो बाइंड होता है उसके बाद हेड्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, हेड्रॉन्स के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं न्यूक्लियस के भी फॉर्म होने से पहले, वो किससे बनते हैं, क्वार्क से। तो क्वार्क आर द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एन एटम, ओके। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं आया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में नहीं आया है, खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फ्यूजन हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और फॉर्मेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियर। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहला न्यूक्लियर किसका बना, ठीक है, तो वो हीलियम न्यूक्लियर बना। आफ्टर दैट मैटर एरा स्टार्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ रेडिएशन एरा कि रेडिएशन एरा में स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, कैसे रेडिएशन से मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अभी तक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन हो चुका है, न्यूट्रॉन हो चुका है और हमारा न्यूक्लियाई बन चुका है, ठीक है। तो अब मैटर एरा में क्या होता है, ठीक है, कि मैटर बना कैसे। अब फर्दर कूलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अटैच विद द न्यूक्लियाई। जो अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था कि हम ये चीज़ें समझ पाएँ। तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ न्यूक्लियाई से अटैच होना, तो इससे सबसे पहले बना फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आफ्टर दैट फर्दर कूलिंग हुई तो एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम स्टार्ट फॉर्मेशन। फिर फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक क्लाउड्स, अब एटॉमिक क्लाउड्स बनने लगे। आफ्टर दैट जब एटम बनने लगेगा तो उसकी खुद की एक ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी से क्या होगा, जो एटॉमिक क्लाउड्स पास आने लगेंगे और क्लस्टर्स और लम्प्स बनने लगेंगे। आफ्टर दैट गैलेक्सीज स्टार्ट टू फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज द ब्रॉडर पिक्चर कि कैसे मैटर एरा से जो हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, हम सन और स्टार के बारे में बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात करते हैं कि सन में अभी भी क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की रिएक्शंस हो रही हैं कि कैसे वो, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी से तो सन में हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो अभी हमने दो लर्निंग यहाँ से लेते हैं कि अभी तक क्या लर्न किया कि फर्स्ट एलिमेंट जो फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रोजन का और हीलियम का। और जब भी हम बात करते हैं सन और स्टार्स की तो हम क्यों बात करते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो और किसी एलिमेंट की बात नहीं करते, हम स्टार और सन के फॉर्मेशन में हमेशा बात करते हैं हाइड्रोजन की और हीलियम की, क्योंकि फॉर्मेशन जो स्टार्ट हो रहा है मैटर का वो हो ही इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अभी तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एक्सप्लोजन कैसे हुआ, ठीक है, रेडिएशन कैसे हुआ, फिर मैटर एरा आई। तो इसमें एग्ज़ाम में आपको इतना बहुत डिटेल में नहीं लिखना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा आपको। बिग बैंग थ्योरी को समझने के बाद हम बात करते हैं एविडेंस टू सपोर्ट बिग बैंग थ्योरी की, मतलब बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए कि वो कितने मतलब वैलिड है, तो कुछ एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले है हेबल्स लॉ, सेकेंड इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस,
ठीक है, तो हबल लॉ के बारे में जानते हैं। तो हबल लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे दो बलून है, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से, तो उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो गैलेक्सी का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, जैसे जैसे गैलेक्सीज अर्थ से दूर जाती जा रही हैं वैसे ही उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर हम इसे नोट से देखना चाहें तो जो हबल्स लॉ ये बताते हैं कि द फादर अवे ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम अर्थ, जितना दूर होंगे ऑब्जेक्ट्स अर्थ से, द फास्टर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, उतना ही वो हमसे दूर जा रहे हैं। तो इसको बोला गया हबल्स लॉ। जो रिलेशन है हबल्स लॉ का, जो लेटर जो यूज हुआ है, एविडेंस ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये हबल्स लॉ जो आया, मतलब ये इसलिए नहीं आया था कि वो बिग बैंग थ्योरी के जो है प्रूफ देने के लिए कि हाँ वो ठीक है या नहीं, ये जो बाद में यूज हुआ है, लेटर डिस्कवर हुआ है कि भाई एविडेंस यूनिवर्स का, जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है उसके वैलिड प्रूफ की तरह इसको बाद में यूज किया गया है। ठीक है, हबल्स लॉ को। जो सेकंड एविडेंस था बिग बैंग थ्योरी का वो था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। दो डिस्कवर थे, पहले आर्नो पेंजियास और सेकंड रॉबर्ट विल्सन। तो इन्होंने क्या किया, एक एंटीना बिल्ड करते हैं, और वो एंटीना बिल्ड करने का उनका मेन पर्पस था कि वो देखना चाहते थे कि जो सैटेलाइट है ऑर्बिट कर रहा है प्लैनेट के चारों तरफ, तो उससे जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं रिफ्लेक्ट बैक होके किस तरीके से, मतलब उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है रेडियो सिग्नल्स पे। ठीक है, तो उन्हें क्या सुनाई दिया, एक रेडियो इंटरफेरेंस सुनाई दी। ठीक है, आवाज़ें सुनाई दी जो कहाँ से आ रही थी, बियॉन्ड मिल्की वे से। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा नोट से देख लेते हैं कि जो आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एंटीना जो डिस्कवर किया रिसर्च करने के लिए कि हाउ सिग्नल्स वुड रिफ्लेक्ट ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, कि कैसे जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो रेडियो सिग्नल्स हैं सैटेलाइट से वापस आते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट तो जो आवाज़ आ रही थी उन्हें रेडियो इंटरफेरेंस की, उन्होंने सोचा कि वो रेडियो इंटरफेरेंस है। ठीक है, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं न्यूयॉर्क सिटी से, यानी कि पास जो सिटी थी न्यूयॉर्क, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन इवेंचुअली था क्या कि दे आर द नॉइज फ्रॉम बियॉन्ड मिल्की वे। वो कहाँ से आ रही थी, मिल्की वे से। तो ये क्या था कि लेफ्ट ओवर जो हीट रेडिएशन है फ्रॉम बिग बैंग, तो जो बिग बैंग हुई थी, ठीक है, 3.7 to 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो उसका जो लेफ्ट ओवर रेडिएशन, यानी कि अभी भी वो रेडिएशन एग्जिस्ट करता है गैलेक्सी में, तो वो इंटरफेरेंस था, उसी को बोला गया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बिग बैंग जो है हुआ उस टाइम पे वो अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है बिग बैंग थ्योरी को। नेक्स्ट हम समझते हैं डॉपलर इफेक्ट, कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कि अगर ये वेव है, ये वेवलेंथ है, ठीक है, ये क्या है, बढ़ी हुई है, वेव की लेंथ ज़्यादा है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर वेवलेंथ कम है, ये वेव की लेंथ कम है, क्योंकि इतने स्पेस में एक वेवलेंथ है और यहाँ पे क्या है, इतने में इतनी सारी वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होगी, वेवलेंथ की कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक एम्बुलेंस है और आप इसके पास खड़े हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। अगर वहीं एम्बुलेंस दूर है और आप यहाँ पे खड़े हैं, आपसे दूर है, तो वेव की लेंथ ज़्यादा होगी, तो आपको क्या होगा, इसकी आवाज़ कम आएगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इस फिनोमेना को बोला गया रेड शिफ्ट फिनोमेना।
ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देख लेते हैं कि वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि हम उसके पास खड़े हैं और हमें वो जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो डिस्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इस फिनोमेना को बोला गया ब्लू शिफ्ट फिनोमेना, ठीक है। तो रेड शिफ्ट फिनोमेना की डिस्टेंस जो है बिटवीन गैलेक्सी वो बढ़ता ही जा रहा है और कंटिन्यूस, इससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि गैलेक्सी दूर जाती जा रही है, एक एक्सपेंशन हो रहा है, तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इश्यूज विद द बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी के साथ क्या क्या इश्यूज थे। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट नहीं करता बिग बैंग थ्योरी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, मैटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एक टाइनी बॉल के फॉर्म में है यूनिवर्स, उसके बाद रेडिएशन होता है, उसके बाद मैटर एरा फॉर्म होती है। तो ये वहाँ पे एनर्जी ना तो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है स्टार्टिंग में, तो ये फर्स्ट लॉ को फेल करता है। सेकंड क्या है, लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि सिस्टम ऑफ चेंज बिकम लेस ऑर्गेनाइज। जैसे जैसे सिस्टम बदलता जाता है टाइम के साथ वो लेस ऑर्गेनाइज होता जाता है। लेकिन यूनिवर्स के केस में ये बिल्कुल, मतलब बिग बैंग थ्योरी के केस में ये वाली चीज़ एकदम गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे सिस्टम बनता गया, ठीक है, तो पहले रेडिएशन था, उसके बाद प्लैनेट्स बने, तो सिस्टम और ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ एंट्रोपी फेल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिग क्रंच थ्योरी। उससे पहले बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा था कि जो टाइनी बॉल थी उसके एक्सपेंड होने से यूनिवर्स बन रहा था, ठीक है। लेकिन बिग क्रंच थ्योरी में क्या हो रहा है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंशन के इतने बाद एक टाइनी बॉल में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि बिग बैंग में गैलेक्सी एक्सपेंड हो रही थी, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा अकॉर्डिंग टू बिग क्रंच थ्योरी कि गैलेक्सी कम टुगेदर, एक पास आएंगी सारी गैलेक्सी। और ये क्यों आएंगी? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। उससे क्या होगा, यूनिवर्स कोलैप्स करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट एंड एट टाइनी सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो यूनिवर्स है एक छोटे से सोर्स में पहले की तरह ही जैसे स्टार्ट में था वो एंड में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये बिग क्रंच थ्योरी बताती है। अगर हम इसको और समराइज करें बिग क्रंच थ्योरी को, तो यूनिवर्स स्टार्ट में क्या था, एक सिंगल सोर्स था, और एंड में क्या होगा, एक सिंगल सोर्स पे ही एंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये बोलती है कि यूनिवर्स क्या है, रफली इक्वल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैटर का, मतलब मैटर बन रहा है जितना उतना ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जहाँ कहीं पे यूनिवर्स में मैटर बन रहा है वहीं कहीं ना कहीं मैटर डिस्ट्रक्ट भी हो रहा है। इसलिए क्या है कि यूनिवर्स जो है रफली इक्वल है एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ाई की अभी तक, ठीक है। समराइज़ कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पेस में हमने सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके एविडेंस में हबल्स लॉ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। आफ्टर दैट डॉपलर इफेक्ट, जिसकी हेल्प से हमने समझा कि गैलेक्सीज कैसे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इशू विद द बिग बैंग थ्योरी। आफ्टर दैट स्टेडी स्टेट थ्योरी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड कहीं से भी बुक से या फिर नोट से पढ़ाऊँ, क्योंकि हमारे पास नोट्स और बुक्स भरे पड़े हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती है रिवीजन की, जो हम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही बहुत 15-15 मिनट की वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समराइज फॉर्म में बस रिवाइज करेंगे।